हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 यानी कि राष्ट्रीय कृषक नीति 2007। सुनिए, इसमें भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों को मानते हुए और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय कृषक नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय कृषक नीति में अन्य बातों के साथ साथ फर्म क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण पहुंच प्रदान कर दी है। इसकी कवरेज में व्यापक क्षेत्र शामिल है, जैसे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन व उत्पादकता में सुधार, कृषक परिवारों की परिसंपत्तियों में सुधार, जल का कुशलतापूर्वक उपयोग, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग, राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली का समन्वय, लघु कृषि को बढ़ावा, महिलाएं जो पूरे दिन खेतों और जंगलों में काम करती हैं उनके लिए उचित सहायता सेवाएं, किसानों को उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना, फार्म स्कूल की स्थापना, कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली लागू करना, भोजन सुरक्षा का विस्तार किया जाना, नीति के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। अब आता है नेशनल फार्मर्स कमीशन एंड न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषक आयोग एवं नई कृषि नीति। इसमें सुनिए, किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देने के लिए वर्ष 2004 में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग ने दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005, अप्रैल 2006 और अक्टूबर 2006 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चौथी रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 13 अप्रैल 2006 को प्रस्तुत की थी, जिसमें किसानों के लिए एक विस्तृत नीति के निर्धारण की संस्तुति की गई है। संक्षेप में नई कृषि नीति के लिए निम्न बातों पर जोर दिया गया है। सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उतार चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा हेतु मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड का सुझाव, सूखे एवं वर्षा संबंधी जोखिमों से बचाव हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फंड का सुझाव, सभी राज्यों में राज्य स्तरीय किसान आयोग के गठन का सुझाव, किसानों के लिए बीमा योजनाओं का विस्तार, कृषि संबंधी मामलों स्थानीय पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि, राज्य सरकारों द्वारा कृषि हेतु अधिक संसाधनों के आवंटन की संस्तुति, केंद्र एवं राज्यों में कृषि मंत्रालयों का नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय करने का सुझाव। अब अगला टॉपिक है हमारा लैंड टेंडर, भूमि व्यवस्था। इसके बारे में सुनिए। इसमें आता है पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य। पहले भूमि व्यवस्था का अर्थ सुन लीजिए। लैंड टेंडर में भूमि व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें किसानों के भूमि संबंधी अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की व्यवस्था होती है। अधिक स्पष्ट शब्दों में भूमि व्यवस्था से आशय भूमि के स्वामी, भूमि को जोतने वाले का भूमि के प्रति कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व तथा मालगुजारी देने के लिए राज्य से संबंध की व्याख्या से है। इस प्रकार भूमि व्यवस्था से तात्पर्य भूमि के स्वामित्व और उसके प्रबंधन की प्रणाली से है। अब आता है भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य। भूमि सुधार का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म। अर्थशास्त्री भूमि सुधार शब्द का उपयोग दो अर्थों में करते हैं। नंबर अ संकुचित अर्थ में और नंबर ब व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में भूमि सुधार शब्द का प्रयोग उन सब सुधारों के लिए किया जाता है जिनका संबंध भूमि स्वामित्व तथा भूमि जोत दोनों से होने वाले सुधारों से है। विस्तृत अर्थों में भूमि सुधार शब्द का प्रयोग भूमि व्यवस्था संबंधी उन सुधारों के लिए
किया जाता है, जिनके फलस्वरूप कृषि की उत्पादकता बढ़ती है, जैसे साख विपणन, मध्यस्थों की समाप्ति, लागत संबंधी सुधार आदि। संक्षेप में भूमि सुधारों का आशय भूमि के स्वामित्व, काष्ठ तथा प्रबंध से संबंधित नीतियों में किए गए सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। सामान्यतः भूमि सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं: मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी में कानूनों में सुधार, जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, उपविभाजन तथा अपखंडन को रोकना, सहकारी कृषि को बढ़ावा देना और चकबंदी। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार के उद्देश्य। भूमि सुधार निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नंबर 1, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में वृद्धि। भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में निहित बाधाओं को दूर करना है। नंबर 2, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। भूमि सुधार का दूसरा उद्देश्य कृषि पद्धति में विद्यमान शोषण तथा सामाजिक अन्याय के सभी तत्वों को समाप्त करना है, ताकि किसान को सुरक्षा प्राप्त हो सके। नंबर 3, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, राजनीतिक उद्देश्य। भूमि सुधार का तृतीय उद्देश्य राजनीतिक है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनसमूह को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं और कार्य रूप में परिणत की जाती हैं। अब आता है लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी इन इंडिया, भारत में भूमि सुधार नीति। इसमें सुनिए, भारत में भूमि सुधार नीतियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में। इसमें सुनिए, मुख्यतः 3 प्रकार की भूमि व्यवस्थाएं पाई जाती थीं। नंबर 1, जमींदारी व्यवस्था। इसमें सुनिए, इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व कुछ ही हाथों में होता था, जिन्हें जमींदार कहा जाता था। इस व्यवस्था में किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेते थे और बदले में वे जमींदार को लगान के रूप में उत्पादन का हिस्सा देते थे। जमींदार इसमें से कुछ भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में दे देते थे तथा बाकी अपने पास रखते थे। अतः जमींदार सरकार और किसान के बीच बिचौलिए का काम करते थे। नंबर 2, महालवारी व्यवस्था। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा पूरे वर्ष के लिए एक निश्चित राशि मालगुजारी के रूप में निश्चित कर दी जाती थी, जिसको भुगतान करने का दायित्व ग्राम समुदाय का होता था। अर्थात इस व्यवस्था में भूमि पर सारे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था तथा जमीन गांव के सभी लोगों में बांट दी जाती थी और वे उस पर खेती करते थे। नंबर 3, रैयतबारी व्यवस्था। इस व्यवस्था में खेती करने वाला किसान स्वयं सरकार को मालगुजारी देता था। जब तक वह नियमित रूप से मालगुजारी देता रहता था, तब तक उसे बेदखल नहीं किया जाता था। उसे भूमि बेचने का भी अधिकार होता था। अब नंबर 2 आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा 5 वर्षीय योजनाएं। इन योजनाओं के माध्यम से भूमि सुधार नीतियों का क्रियान्वयन किया जाने लगा है। प्रथम 5 वर्षीय योजना में राज्यों द्वारा भूमि सुधार योजना की रूपरेखा बनाने के लिए कहा गया, जबकि दूसरी योजना में मध्यस्थ किराएदारों की समाप्ति, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, काश्तकारी भूमि में सुधार, भूमि की उच्चतम सीमाओं का निर्धारण, चकबंदी और कृषि व्यवस्था के पुनर्गठन की बात कही गई। तीसरी, चौथी व 5वीं योजनाओं में भूमि सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने पर
जोर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में भू स्वामित्व के संबंध में वैधानिक उपाय, जोतों की सीमाबंदी अभिलेखों को नवीनतम करने तथा राज्यों में चकबंदी कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान भूमि कानूनों को कड़ाई से लागू करने की बात कही गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी भूमि सुधार को गरीबी विरोधी कार्यक्रम का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। जिन राज्यों में काश्तकारों के सुरक्षा व लगान नियमन के अधिनियम नहीं बनाए गए थे, उनमें इस दिशा में कार्य करने की बात कही गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि के संस्थात्मक ढांचे को पुनर्गठित करके उसे सीमांत उत्पादकों के समीप लाने का प्रयास किया गया। नौवीं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि रिकॉर्ड के अभिलेखों के नियम में संशोधन एवं कंप्यूटरीकृत पर बल दिया गया। भारत में भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाए गए थे। भूमि सुधार प्रयत्नों में मध्यस्थों और जमींदारों की समाप्ति के लिए किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 40% भूमि इस व्यवस्था के अंतर्गत थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक राज्य में जमींदारी उन्मूलन के लिए राज्य स्तर पर कानून पास किए गए। सन 1954 तक देश के सभी राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बना लिए गए थे। जमींदारों के उन्मूलन के फलस्वरूप 2 करोड़ से अधिक किसानों का सरकार ने सीधा संबंध स्थापित किया। कृषि योग्य बंजर भूमि का बड़ा भाग, जो पहले बिचौलियों के अधीन था, राज्य सरकारों द्वारा ले लिया गया और उसे भूमिहीन कृषकों में बांट दिया गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।